Hi, viewers. Welcome to Rosha. Today we'll be discussing the factors affecting photosynthesis. Okay, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस का चैप्टर दो वीडियो से लास्ट दो वीडियो से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं वो थोड़ा करेंगे। और आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर दीजिए ताकि जैसे ही अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इस चैप्टर से या फिर दूसरे कोई चैप्टर से या फिर कोई 10 years क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बेझिझक आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं kasturi74@gmail.com। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगी। तो हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन के साथ ही इसके बाद ही हम लोग शुरुआत करेंगे जैसे हर दिन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट को केंद्रित करेंगे, उसके ऊपर अटेंशन देके एकाग्र हो जाएंगे। उस सोर्स ऑफ लाइट जैसे हमारे सारे शरीर को प्रकाशित कर रही है, पैर के नाखून से सर तक पूरा लाइट लाइट बन जाती है। हमारा दिमाग पूरा खाली हो जाता है क्योंकि वो लाइट में बना हुआ दिखता है। खूब शांत, बहुत शांत महसूस करता हूँ कि आपसे कोई टेंशन, कोई चिंता कुछ भी नहीं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस अवस्था में कुछ भी पढ़े, कोई भी काम करे तो वो बहुत खुशी से कर पा रही है। पढ़ाई करने पर तो पढ़ाई दिमाग में अच्छी तरह से छप जाएगी, क्योंकि बाद में जब टाइम आएगा उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे महसूस कर रहे हैं, बहुत शांत, एकदम दुनियावी कोई भी टेंशन नहीं। सोर्स ऑफ लाइट को बहुत थैंक करते हैं और वापस आते हैं हमारे डिस्कशन में। शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमारा दो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे लाइट इंटेंसिटी आता है, टेम्परेचर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन आता है, वाटर सप्लाई आता है। इंटरनल फैक्टर्स में आता है क्लोरोफिल कंटेंट, accumulation of photosynthetic products, protoplasmic factors। तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, वाटर सप्लाई, पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स में जाएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो लाइट इंटेंसिटी है उसमें हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा हुआ रहता है, ज्यादा लाइट आ रही है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। बट दिस इंक्रीमेंट टेक्स प्लेस अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। कुछ देर के लिए ये लाइट का इंटेंसिटी जितना देर रहता है, तो थोड़ी देर के लिए कुछ मतलब लिमिट है इसका, तो वहां तक ये इंक्रीमेंट होगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगी। जब स्टेबलाइज होगी तो उसको पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एस डैश। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन उस टाइम पे 0.02% होगा।
But if at this point carbon dioxide concentration is increased, the photosynthesis also increases further. लेकिन इस स्टेबल पॉइंट पे जबकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबल हो गया है, तो इस टाइम पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। और फिर अगेन और एक पॉइंट आता है जहां पे फिर फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज हो जाता है, रेट स्टेबलाइज हो जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं एस डबल डैश। ठीक है, जिसमें 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो पहले था 0.02% कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जब रहता है, तब क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर भी फोटोसिंथेसिस रेट स्टेबलाइज हो जाता है, एक रेट पे ही चलता है, वो बढ़ता नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन 0.05% होता है, तब भी देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेट स्टेबलाइज हो जाता है। वेरी वीक लाइट अगर रहा, बहुत कम फीबल लाइट अगर रहा, तो स्टार्च ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एक्सेप्ट इन द शेड, नो स्टार्च ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एक्सेप्ट इन सम शेड लविंग प्लांट्स। तो बहुत फीबल, अगर बहुत वीक लाइट रहा तो स्टार्च ग्रेन्स फॉर्म नहीं करता है। किसी किसी प्लांट में होता है जो जो शेड लव करता है ना, जो बहुत ज्यादा धूप उसको पसंद नहीं है, वो सब प्लांट्स में स्टार्च ग्रेन्स बनता है। लेकिन जब जनरली क्या होता है कि अगर वेरी वीक लाइट रहा तो स्टार्च ग्रेन्स नहीं बनता है। इवन टू इंटेंस लाइट, टू इंटेंस लाइट, बहुत ज्यादा अगर लाइट रहा तो वहां पर भी स्टार्च फॉर्मेशन बंद हो जाती है। ठीक है, ये हुआ लाइट इंटेंसिटी का। इसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती है किसी किसी क्षेत्र में, लाइट इंटेंसिटी बढ़े, मतलब लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़े तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द सोर्स ऑफ ऑल कार्बन फ्रॉम फॉर द वेरियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स formed in the plant body such as sugar or starch। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन प्रोडक्ट्स हम लोग प्लांट्स में देखते बनता है ना, प्लांट्स में जो जो कार्बन प्रोडक्ट्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च, ये सब जो बनता है, तो वो सब का सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइट अगर रहा और टेम्परेचर का कंडीशन भी फेवरेबल रहा, तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ा दिया जाए फ्रॉम 0.03% से 0.1% or even more, say 2.5 to 5%, with the corresponding intensity increase in the light intensity, carbohydrate formation greatly increases। तो क्या होता है, क्या बोला जा रहा है कि अगर फेवरेबल कंडीशन रहा लाइट का, टेम्परेचर का, इस अवस्था में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए 0.03 से 0.1 या फिर उससे भी ज्यादा 2.5 से 5% अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, तो लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़े, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन तब बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो तो ठीक है, लेकिन लाइट इंटेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, तभी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन बढ़ेगा। ठीक है, but higher carbon dioxide concentration is harmful to plants also। It is also should be taken into consideration that अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसके बाद आता है टेम्परेचर का फैक्टर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस विद इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा wide range of temperature में photosynthesis बनती है। It goes on even when the temperature is below the freezing point of water and the maximum temperature lies somewhere around 45 degrees centigrade। तो excuse me, अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी चला गया तब भी फोटोसिंथेसिस होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 45 अगर रहा तब भी फोटोसिंथेसिस होता है। With the rise in temperature, the rate of photosynthesis rises up to the optimum temperature of 35 degrees centigrade। तो
टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बढ़ा दिया जाए, थोड़ा 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 के बढ़ा दिया जाए 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक, वो पर 35 डिग्री तक फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इट इज द मैक्सिमम सुटेबल टेम्परेचर व्हेन द फोटोसिंथेसिस अकर्स द बेस्ट। ठीक है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सुटेबल टेम्परेचर है वो जिसपे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। Above this temperature, the rate falls and stops about somewhere near 45 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, इसके ऊपर अगर टेम्परेचर को लिया जाए, 35 के ऊपर लिया जाए, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट कम होता जाएगा। और अराउंड से नियर अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। जहाँ पे क्या होता है, जो एंजाइम्स लगती है ना फोटोसिंथेसिस कर जब प्रोसेस बनाने में, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। A rise of 10 degrees centigrade up to the optimum temperature, say 15 degrees centigrade to 25, 25 to 35, doubles the rate of photosynthesis. तो क्या करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अगर 10 डिग्री करके टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो देखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाती है। तो maximum and optimum temperatures vary in different species of plants and their environment. तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो बता रहे हैं, तो वो वैरी करता है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, वो डिफर करता है कौन सा एनवायरमेंट में कौन सा प्लांट है, उसके ऊपर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफर करती है। मेनी कैक्टी, कैक्टस प्लांट में बहुत सारा ऐसा प्लांट्स है जहाँ पे फंक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन हो रहा है अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो फोटोसिंथेसिस occurs. With high intensity and high carbon dioxide concentration, the rise of temperature may even double the rate of photosynthesis. तो लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा रहा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहा, तो राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो फोटोसिंथेसिस रेट भी डबल हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा कंडीशन दिया गया है यहाँ पे। जनरली ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर 35 तक वो फ्रीजिंग पॉइंट में भी बना सकता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट खाना बना सकता है। लेकिन 35 के ऊपर अगर जाता है तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाती है, और अराउंड 45 जब नियर अबाउट पहुंचती है तो वो स्टॉप हो जाती है। क्यों, तब तक एंजाइम्स जो भी फोटोसिंथेसिस का करने में काम आती है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर 10 डिग्री राइज हम लोग देखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, अगर 10 डिग्री करके राइज हम लोग करते हैं टेम्परेचर को, तो देखेंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाती है। ये ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर वैरी करती है डिफरेंट स्पीसीज में, डिफरेंट एनवायरमेंट। ठीक है, जो कैक्टस प्लांट्स है ना, तो वो कैक्टी, बहुत सारा कैक्टी है जो कि फंक्शन करता है अराउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो। अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, राइज ऑफ टेम्परेचर भी किया गया, तो देखा जाएगा द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल। ठीक है, इसके बाद आते हैं वाटर कंटेंट। The scarcity of water due to reduced absorption from the soil or due to an excessive loss through transpiration reduces the rate of photosynthesis by decreasing diffusive capacity, that is carbon dioxide intake, as the stomata closes. क्या हो जाता है, अगर हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर की जरूरत भी होती है, तो वाटर सप्लाई अगर कम हो जाए किसी कारण से, जैसे कि बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रही है तो वाटर लॉस हो गया, वाटर नहीं रहा प्लांट में, बहुत ज्यादा नहीं रहा, या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल कम हो रही है, तो क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है। तो इससे इससे चलते क्या होता है,
या फिर नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सॉइल में पानी ज्यादा नहीं है, तब भी स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगा, क्योंकि पानी ज्यादा प्लांट के अंदर नहीं जा रहा है। तो तब क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक स्टोमेटा से कम होगी, डिफ्यूजन कम होगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज रहेगा। क्यों? स्कार्सिटी ऑफ वाटर होने से क्या होता है, टर्जिडिटी नहीं आती है गार्ड सेल्स में। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स रहता है ना, जो कि पोर्स को ओपन करता है। तो वो अगर गार्ड सेल्स ओपन ही नहीं करेगा, क्लोज रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से घुसेगा प्लांट में? लीफ में कहाँ से घुले वो घुसेगा? वो तो एयर से ही घुसता है ना, मैक्सिमम तो एयर से ही आता है। तो एयर से अगर नहीं आएगा, प्लांट स्टोमेटा बंद रहेगा, एयर से अंदर नहीं जाएगा, डिफ्यूजन नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस कैसे पॉसिबल है? ठीक है। ओनली अबाउट 1% ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स इज यूटिलाइज्ड। इसमें जो वाटर कंटेंट रहता है ना, मतलब वाटर जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये ओनली 1% ऑफ वाटर एब्सॉर्ब, जो एब्सॉर्ब हो रहा है रूट से, वो यूटिलाइज होता है। एकदम ज्यादा नहीं, लेकिन उससे भी अगर कम वाटर रहा तो क्या हो जाए, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाए। नेक्स्ट, ये हम लोग देखेंगे, एक ग्राफ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर 0.02% है, तो क्या हो जाता है, 0.02% तक क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 0.02 रहा, इसको नहीं बढ़ाया गया, तो क्या हो जाता है, सॉरी, अगर 0.02 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रहा, लेकिन लाइट इंटेंसिटी इंटेंसिटी बढ़ता है, तो कुछ देर के लिए बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ देर के लिए बढ़ेगा, जिसको हम लोग एस डैश बोलते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जैसे नहीं बढ़ रहा है, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी फोटोसिंथेसिस स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, जो उसको हम लोग बोलते हैं एस डैश पॉइंट, जहां पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जैसे नहीं बढ़ रहा है, स्टेबलाइज है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी stabilize है। ठीक है, और इसी स्टेज पे, इस डैश पे, जिसको बोलते हैं हम लोग 0.02% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहती है। जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे टेम्परेचर भी रहता है, बेस्ट होता है फोटोसिंथेसिस वहां। नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखते हैं कि, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अच्छा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया गया है, तो क्या हो जाता है, देखते हैं कि 0.02 कॉन्सेंट्रेशन जब था कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाया जाए, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही थी। लेकिन इस डैश पॉइंट पर जब जाता है, तो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया गया, 0.05% किया गया, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती है। लेकिन जब इस डबल डैश पॉइंट पे आती है, तब क्या हो जाता है, फिर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज हो जाती है। तब भी हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रेट भी तब भी 0.05% जब तक स्टेबलाइज होता है, तब भी देखते हैं कि हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन और इंटेंसिटी का ग्राफ, लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनल फैक्टर्स। तो यहाँ तक हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस किए, इसके बाद आते हैं इंटरनल फैक्टर्स पे।
तो यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल बहुत एक एसेंशियल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, जिसको प्लांट यूटिलाइज करता है खाना बनाने के लिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑफ मिनरल्स कॉज लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अगर कुछ मिनरल्स का डेफिशिएंसी रहा प्लांट में तो क्लोरोफिल लॉस हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स में जो लीव्स होता है उसमें पीलापन आ जाता है, क्लोरोफिल नहीं रहता ठीक से, तो क्या हो जाता है, इसमें सोलर एनर्जी ट्रैप ज्यादा नहीं होता है और तब क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस ड्रॉप करती है। ठीक है। फिर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो प्लांट सेल्स में, एनिमल्स या प्लांट सेल्स में होता है ना, तो प्रोटोप्लाज्म अगर डिहाइड्रेशन हो गया फॉर सम रीजन, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। अदर देन क्लोरोफिल, oxygen and potassium may be considered among the internal factors। तो क्लोरोफिल के बावजूद, क्लोरोफिल छोड़कर भी ऑक्सीजन और पोटेशियम को भी हम लोग कंसिडर करते हैं इंटरनल फैक्टर्स के, इंटरनल फैक्टर्स में इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे कि अदर ओके, इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन पूरा पूरा एब्सेंट रहा, फोटोसिंथेसिस कम्स टू अ स्टैंडस्टिल। मतलब क्या, ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस में चाहिए। ठीक है। तो अगर पूरा पूरा एब्सेंस हो जाएगा ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। फिर पोटेशियम, इन द एब्सेंस ऑफ पोटेशियम स्टार्च गेन्स आर नॉट फॉर्म्ड। तो पोटेशियम का भी बहुत जरूरत होती है। तो एब्सेंस, पोटेशियम अगर एब्सेंट रहा तो स्टार्च गेन्स फॉर्म नहीं होती है। पोटेशियम does not enter into the composition of carbohydrates but act as a catalyst helping in the death synthesis। तो इसके लिए पोटेशियम जरूर चाहिए, क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करती है। ये नहीं कि वो प्रोसेस में आ जाती है, नहीं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है। ठीक है, इसके लिए पोटेशियम की जरूरत होती है, अगर नहीं रहा तो स्टार्च गेन्स नहीं फॉर्म होगा। फिर आते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। क्या होता है, जब हेवी एक्यूमुलेशन हो जाती है शुगर और स्टार्च का इन द एसिमिलेटरी सेल्स, सेल और स्पॉन्जी सेल्स जो रहता है, तो वहां पे अगर हो जाता है कि स्टार्च और शुगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, तो क्या हो जाता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लोज डाउन और इवन ब्रिंग्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो बहुत ज्यादा शुगर और स्टार्च का अगर एक्यूमुलेशन हो गया एसिमिलेटरी सेल्स में, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि वो स्टैंड स्टिल भी हो सकता है। इवन द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल, जैसे प्लांट में हम लोग लीव्स में क्यूटिकल रहता है ना, तो वहां पे भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आई मीन स्टोमेटा और रहता है, तो वहां पे थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा, साइज ऑफ द लीव इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग। तो ये जो क्यूटिकल अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया लीफ में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा और इसका साइज जैसा कम होता है, साइज ऑफ द लीफ अगर छोटा हुआ बड़ा हुआ, तो ये सब फैक्टर अमाउंट ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करने में, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने में बहुत बड़ा फैक्टर है। एंटरिंग, वो कितना लाइट में, कितना लीफ में एंटर करता है, इसको भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कुछ नोट्स, जैसे कि इन एवरी पीरियड ऑफ 24 आवर्स प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू रेगुलर साइकिल ऑफ चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी and the rate of photosynthesis increases from dawn to midday and declines as dusk approaches। तो 24 घंटा जो प्लांट्स में होता है ना, हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी रेगुलर साइकिल चेंजेस होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है डॉन से मिड डे तक। डॉन मतलब जब सूर्य उगता है, तो सब सूर्य उगने से दोपहर तक क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। लेकिन जब डस्क हो जाती है, तब उसके बाद मिड डे से डस्क तक क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रेट कम होती जाती है।
Plants, like other organisms, respire, taking in oxygen and giving out carbon dioxide. अब हम देखते हैं plants other organisms की तरह respire करती है, ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो लाइट में, लाइट जब रहता है मतलब दिन का जो टाइम रहता है, तो affect the effects of the respiratory activity are masked by those of photosynthesis and there is a net output of oxygen। तो क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन तो होता ही रहता है, लेकिन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन नेट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है ड्यूरिंग लाइट कंडीशन, डे टाइम। डार्कनेस के समय मतलब जैसे नाइट टाइम हुआ या फिर आफ्टर डस्क, क्या होता है, रेस्पिरेशन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन गैसियस कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। क्या होता है, रेस्पिरेशन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब प्लांट्स का जो सराउंडिंग्स होता है ना, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि ड्यूरिंग नाइट टाइम हम लोग को प्लांट्स के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अपना तो ह्यूमन बींग्स है, वो तो छोड़ेंगे ही, लेकिन प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो डे टाइम में भी छोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है बोल के ऑक्सीजन आउटपुट ज्यादा हो जाती है। लेकिन डार्कनेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन के जैसे प्लांट्स भी रिस्पायर करती है, तो वहां पे गैसेस कॉम्पोजिशन प्लांट्स के सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है। ठीक है। सम डेजर्ट प्लांट्स एंड एपिफाइट्स आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इवन ड्यूरिंग द नाइट। तो कुछ डेजर्ट प्लांट्स और एपिफाइट्स होता है जो कि नाइट टाइम में भी ऑक्सीजन निकालती है, because they perform photosynthesis using a different pathway called CAM pathway। ठीक है, एक पाथवे, डिफरेंट पाथवे है जिसको कैम पाथवे बोलते हैं। तो उसके चलते वो भी उसको लेके भी, उस पाथवे से भी वो फोटोसिंथेसिस करता है राइट नाइट टाइम। तो इसके लिए वो लोग नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस जैसे करते, तो ऑक्सीजन भी निकलता है, जैसे कि एलोवेरा, फिर तुलसी, नीम, पीपल एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नहीं तो आप इस पे भी भेज सकते हैं, ईमेल आईडी में भी डाउट क्लियरेंस के लिए भेज सकते हैं। या फिर आपको कोई क्वेश्चंस भी है, 10 years क्वेश्चन पे भी कोई क्वेश्चन आती है तो प्लीज आप भेज सकते हैं। ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए। ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर लीजिए। ठीक है। और मेडिटेशन करना मत भूलिए। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।